अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रेस कॉर्नर के साथ फ़ात शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की अहम तरीन खबरों के साथ बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जो नवाज शरीफ साहब का बयान, बड़ा अहम स्टेटमेंट है उनका। कहते हैं कि जरदारी साहब पंजाब में जितने मर्जी सूबे बनाएं, हम तकसीम सिंध की बात हरगिज़ नहीं करेंगे। मतलब नवाज शरीफ साहब का ये कहना और मानना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब को तकसीम करके मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ साजिश भी कर रही है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। और साथ उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है उस पर अमल दरामद करवाना हम अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझते हैं। दूसरा जो अहम तरीन अपडेट होने जा रही है, दिफाई कमेटी का इजलास हुआ और गैर फ़ौजी नेटो सप्लाई बहाली के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल करने की हदायत, और सदर जरदारी शिकागो कॉन्फ्रेंस में जाएंगे भी। कमरुज़्ज़मान क़ारी साहब की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आया था। उनका कहना था कि जरदारी साहब शिकागो इसलिए भी जाएंगे क्योंकि वहाँ वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे और ये नेटो के हवाले से जो भी इजलास होगा उसमें वो बात करेंगे। पाकिस्तान में अगर नेटो सप्लाई खुल जाती है तो अवाम में तो इसका बड़ा अच्छा खासा जोशो खरोश पाया जाता है, और इसके मुखालिफ सेंटीमेंट जो है वो इस वक्त अपनी पीक पे है। और अगर नेटो सप्लाई जो है वो बहाल हो जाती है तो उसके बाद के हालात जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान कौम फेस करेगी, और पाकिस्तान के शहर एक दफ़ा दोबारा जल उठेंगे और दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएंगे, और ये दुश्मन को मुनज़्ज़म करने की एक बहुत बड़ी जो है दोबारा से एक ऐसा पत्थर होगा जो हम पानी में फेंकेंगे, जिससे ऐसे भंवर बनेंगे जिससे दोबारा दहशतगर्दी जो है वो शुरू हो जाएगी। सैयद मुनव्वर हसन साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं कि नेटो सप्लाई की बहाली दुश्मन को ताज़ा दम करने के मुतरादिफ है और ये सियासी खुदकुशी भी होगी। पार्लियामेंट जो है उसका फ़ैसला सुप्रीम गिना जाता है और कहा जाता है कि जमहूरियत जो है उसके फ़ैसले बिल्कुल सुप्रीम होते हैं, पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। और अगर पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की कि ड्रोन हमले बंद किए जाएँ तो वो तो बंद हरगिज़ ना हो सके। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर तजियाकार आसिफ महमूद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। आसिफ साहब, जरदारी साहब की जानिब से नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आया है कि वो कहते हैं कि जरदारी साहब पंजाब आप जितना मर्जी तकसीम करने की कोशिश करें या जितने मर्जी सूबे बनाएं, हम सिंध की तकसीम की बात हरगिज नहीं करेंगे। मैं भी सुबह से यही स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी हरकतों में आप भी शामिल हैं। इंतहाई गैर फिकारिया किस्म की स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब की, और पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट से। पंजाब का यानी बड़ा गर्क कर दो, क्योंकि पंजाब मुझे वोट देता है, उसको सत्यानाश कर दो। मैं सिंध के लिए बड़ा परेशान हूँ, जहां से मेरा कभी एक MPA भी नहीं बना। नहीं आसिफ साहब, क्या टोपी ड्रामा कर रहे हैं। एक सिंध कार्ड खेल रहा है, दूसरा उसका सिंध कार्ड तोड़ने के लिए सिंध से उससे ज्यादा मोहब्बत का मुजाहरा कर रहा है। यानी ये इंतहाई बेवकूफाना सियासत है, माजरत के साथ आसिफ साहब सतही सियासत है। ये तमाशा लगा हुआ है, इसमें कहीं मेच्योरिटी या स्टेट्समैनशिप तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर पंजाब की तकसीम जायज है तो फिर सिंध की तकसीम क्यों जायज नहीं है? आपको MQM से क्या तकलीफ है? मुझे समझ नहीं आती कि हमारी पूरी कौम MQM के पीछे डंडा लेके क्यों पड़ गई हुई है। MQM ने कौन सी ऐसी तोप चला दी है कि इनको प्रॉब्लम का शिकार है ये लोग। पंजाब तकसीम हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंध तकसीम ना करो, क्योंकि अपर सिंध जो शहरी सिंध है वहां MQM की हुकूमत बन जाएगी। MQM को हमने हुकूमत नहीं बनने देनी, हमने खुद राज करना है। ये अजीब मंतक है, मेरी तो समझ से बाहर आ रहा है ये चीज। पंजाब तकसीम हो सकता है तो फिर सिंध भी तकसीम हो सकता है। आप चाचे बामे लगते हैं सिंध के कि सिंध को तकसीम ना करो, पंजाब को तकसीम कर दो। सिंध की तकसीम मैं नहीं चाहता। हुजूर आप कौन है? आपको मुगल शहजादों का बिछड़ा हुआ काफिला है, उसके सालार हैं। आपकी ये जागीर है जिसका नाम सूबा सिंध है। सूबा सिंध में लोग बसते हैं। लेट द पीपल ऑफ सिंध डिसाइड। सिंध के लोग अगर चाहते हैं कि हमने सूबे तकसीम करने हैं तो फिर रायवंत सरकार को किसने हक दिया है कि वो कहे कि मैं चाहता हूं कि सिंध तकसीम ना हो? तुम हो कौन भाई? तुम्हें पंजाब ने वोट दिया, तुम पंजाब के ऊपर अपनी राय दो। मैं नहीं चाहता कि सिंध तकसीम हो। ये मुगल शहजादों की सल्तनत या रियाया नहीं है हम लोग। अगर सिंध के लोग तकसीम चाहते हैं तो फिर तकसीम होगी। अच्छा आसिफ साहब, आपका ख्याल है कि ANP, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में भी लसानी बुनियादों पर या एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर कभी कोई सूबे बनाएंगे या बनने देंगे? देखिए, कोई भी नहीं रोक सकेगा जब सूबों की तहरीकें बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात ये जो हम करते हैं ना लिसानी बुनियादों पर, हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए। जी जी, आपको पता था भाई को मोहम्मद अली जना का आज़म मोहम्मद अली जना जब तशरीफ ले गए मशरकी पाकिस्तान में तो उनसे पहला मुतालबा क्या हुआ? उनसे मुतालबा ये हुआ कि हमारी जुबान जो है वो बंगाली कर दो। ठीक है। और ये मुतालबा नहीं माना गया। ब्यूरोक्रेसी ने पता नहीं क्या सुनाया, ये हवाई कौम के ज़हन में कुछ होगा, ये मुतालबा बहरहाल नहीं माना गया। बाद में आपने देखा कि इस लिसानी मुतालबे को ना मानने के नताइज क्या निकले, आपने देखा बाद में। ठीक है। उनके बच्चों को मनी ऑर्डर भी भेजना होता था, वो उर्दू में बेचना होता था, और उर्दू उनको नहीं आती थी। उर्दू आज भी आपके पठानों को नहीं आती। ठोस दी आपने हमारे ऊपर, हमारी कौमी जुबान बना के। मैंने मजीद कुछ कहा तो मेरी बलवतनी भी खतरे में पड़ जाएगी। आज भी पठानों का मुजक्कर आती है और पठानों की मोनस जाता है।
ठीक है। तो ये तो ठोस ही है भाई, या इंग्लिश बनाओ या अरबी बनाओ, कुछ तो बनाओ, बीच में उर्दू डाल दी खामखा लोगों को। अमीरों के रऊसा के बेटे पढ़े इंग्लिश मीडियम में, आसिफ महमूद के बच्चे बेवकूफ बने, वो हुब्बुल वतनी के नाम पर उर्दू में बड़ा गर्क करवाए उर्दू मीडियम स्कूलों में। ये टोपी ड्रामा हो रहा है। अगर सूबे लिसानियत की बुनियाद पर भी तकसीम होते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये जो ठेकेदारी है हुब्बुल वतनी की हमारे बाज इदारों और बाज लोगों ने ले ली है, दिस इज जस्ट बुलशिट। ये हमारी अपनी जुबानें हैं, ये हमारी अपनी लिसानी इकाइयां हैं पाकिस्तान की, सबके एहतराम सार आंखों के ऊपर। अगर लिसानियत के ऊपर भी वो सूबे तकसीम करना चाहते हैं तो इसमें मुझे ना कोई खतरा नजर आता है और ना ही किसी हुब्बुल वतनी के ठेकेदार को उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जिसके ऊपर मर्जी सूबे तकसीम हो, इंतजामी बुनियादों पर हो, लिसानी बुनियादों पर हो, अपनी शनाख्त की बुनियादों पर हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आसिफ साहब, उनका कहना है कि मैं इक़्तिदार में आकर बीबी मोहतरमा के जो कातिल हैं उनको जरूर पकड़ लूंगा। अपने बाबा मोहतरम के कातिलों को तो पकड़ने हजरत याउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के, जिनकी रूह आप में है, जिन्होंने आपको अपनी जिंदगी लग जाने की दुआ दी थी, जिनके मजार पे खड़े होकर आप फरमाया करते थे कि मैं इनका मिशन पूरा करूंगा, पहले उनके कातिलों को तो पकड़ लें, पहले आइन के उस कातिल को तो पकड़ लें जिसने आपको ठोकर मारी और पहले अटक किला भेजा और वहां से जता भेज दिया, आप उनको पकड़ेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा आसिफ साहब, गैर फौजी नेटो सप्लाई की बहाली पर मुज़ाकरात तो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब आप ये फरमाइए कि नेटो सप्लाई जब बहाल होती है तो काउंटर टेररिज्म हम किस तरह से स्क्वाड तैयार करेंगे, दोबारा से दुश्मन मुनज़्ज़म हो जाएंगे, शहर दोबारा से जलेंगे, खुद कुछ धमाके दोबारा शुरू हो जाएंगे, उन सब का सद्देबाब क्या करेगी हुकूमत? देखिए, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वो जमहूरी हुकूमत जो है वो बेचारी जो है ना, उसके बारे में यही है कि नाक हम मजबूरों पर तुहमत है मुख्तारी की, तो चाहे सवाब करें, हमको बस बदनाम किया। ठीक है। ये ना बहाल करना जमहूरी हुक्मरानों का फैसला है, ना इसको रोकना जमहूरी हुकूमतों का फैसला था। फैसले कोई और करता है। ये बेचारे झूले में गाड़ी पर एक झंडा लगाने की शर्त में बदनाम होकर सारे फैसले अपने सर पे लेते रहते हैं। आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट का फैसला है? आसिफ साहब, अगर पार्लियामेंट का फैसला होता तो उस पर उसे रद्दी की टोकरी में तो कभी ना फेंका जाता। जी बिल्कुल, ये पार्लियामेंट का फैसला नहीं है भाई। ये ना बंद करना पार्लियामेंट का फैसला है, ना इसको खोलना पार्लियामेंट का फैसला है। ये दोनों फैसले उनके हैं जो असल में आपके हाकिम मुख्तार रहे हैं और हैं। आसिफ साहब, आपका इशारा किन लोगों की तरफ है? मेरा इशारा जिनकी तरफ है, आपको पता है, पार्लियामेंट का फैसला नहीं है ये। अच्छा। पार्लियामेंट से दोबारा पूछा गया, जिस तरह का एक ड्रामा किया गया कि पार्लियामेंट के फैसले से हम सप्लाई लाइन बंद कर रहे हैं, खुदा के बंदो ऐसा एक ड्रामा और कर लेते और हम तो रह जाता हमारी पार्लियामेंट का फैसला है जी, वो इसको खोल रही है। रातों रात बैठ के आपने फैसला कर दिया शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए और पैसों के लिए। अच्छा आसिफ साहब, यही होना था। आसिफ साहब, ये बंद खोलना गलत फैसला नहीं है, माफ कीजिएगा, जी जी, ये बंद करना गलत फैसला था। अच्छा, बंद करना गलत फैसला। ठीक। आप इसको बंद नहीं रख सकते थे, लेकिन आपने इसको बंद रख दिया। मुझे तो हैरत हो रही है कि, यकीन करें मुझे परेशानी हो रही है कि हमारे अमूर खारजा के मामला किस तरह के सतही लोगों के हाथ में है, उनका फिक्र का आलम क्या है। यानी इनको इल्म नहीं था कि उस वक्त 48 ममालिक का प्रेशर होगा हमारे ऊपर जब इन्होंने सप्लाई लाइन बंद की। कितनी कैलकुलेशन है हमारी। हम ऑपरेशन जिब्राल्टर करते हैं और हमारी कैलकुलेशन खराब होती है, हम कारगिल में जाते हैं और हमारी कैलकुलेशन खराब होती है। भारत हमसे कहता है कि स्टेट्स के फैसले स्टेट्स की आवाम को करने दो, हम कहते हैं नहीं जी, स्टेट्स के फैसले तो वाली करेगा, और फिर कश्मीर का वाली इंडिया के साथ मिल जाता है, हमारी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। हमारा फॉरेन पॉलिसी का कोई एक फैसला भी ढंग से नहीं हुआ। अब तो परेशानी होने लग गई है कि हमारे अमूर खर्चा किन लोगों के हाथ में है, हमारा क्या बनेगा। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी आसिफ साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जमशेद इकबाल गुजरावाला से बोल रहा हूँ। जी जमशेद, फरमाइए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आसिफ साहब तबसरा कर रहे हैं, मैं इसमें एक दो चीजें इनसे मजीद तबसरा चाहूंगा। जी जी। ये जो कह रहे हैं कि सिंध तकसीम ना हो और वो MQM की वजह से नवाज शरीफ कह रहे हैं, तो मैं इनसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि MQM जो है ना, वो जो उनको मौका नहीं दिया जा रहा, वो बेसिक सब जानते हैं, आसिफ साहब भी मेरे से बेहतर जानते होंगे कि वो बैरूनी हाथों में खेल रही है। अच्छा। इसलिए वो कह रहे हैं। अच्छा। और ये मुगल शहजादों की तरह नहीं कह रहे, एक कौमी लीडर की तरह कह रहे हैं कि जब तक वहाँ के लोगों के दिल न जीते जाएं। ये देखिए, आप कराची और हैदराबाद में वो का मुतालबा और पूरे सिंध में कहीं मुतालबा है। ये मुगल शहजादे इस तरह की बात नहीं कर रहे आसिफ साहब, ये कौमी लीडर इस तरह की बात करते हैं कि जब तक लोगों के दिल न जीते जाए तब तक ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद आपने बात की है, मैं आपसे ये चीज पे तबसरा करता हूँ, आप भी सुनते रहोगे। मुख्तलिफ एंकर पर्सन तो डॉक्टर कदीर को भी पता नहीं क्या 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 ABC में नाम नहीं उनके लेता, बड़े सीनियर एंकर मोहतरम एंकर है, वो भी कह जाते हैं, ये भी इसी तरह के स्टेटमेंट दे रही है। जरूरी नहीं कि कौम इनकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक करे, ये इनका अपना व्यू है। वो मुगल शहजादों की तरह बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो वो कौमी लीडर की तरह बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो कौमी सलामती को सामने रखते हुए जो इन्होंने कहा है कि वो मुशर्रफ को लाए, अल्लाह के फजलो करम से आप देख
अच्छा, ठीक। नवाज शरीफ ने उन्हें कोई गाड़ा फादर देके नहीं भेजा, जरदारी ने उनको गाड़ा फादर देके भेजा। ये बात को ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, कि और रंग दे देते हैं बात को। बात करते करते उनको नवाज शरीफ ने भेजा है, वो तो मुतालबा करता रहे, डंडा मार के मुतालबा करे कि उसको वापस लाओ, जब आएगा फिर ना पकड़ेगा फिर कहना। ठीक है। उसके बाद जो ये तो सप्लाई के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ 1 मिनट में। जी जी। एक ऐसे हिसाब से मैं तो देसी बात करना चाहूंगा कि अगर किसी इलाके में, किसी गांव में, किसी शहर में कोई बदमाश हो, उसका हमसाया को गरीब हो, जरूरतमंद हो, उसके घर में फाके हो, तो वो बदमाश जैसी जी चाहे उसके घर में आगे गुंडागर्दी करेगी। हमारी धरती, हमारी माँ है, हमारी बहन है। अमेरिका बदमाशी कर रहा है, ये लोग उसको कुछ कह नहीं रहे। गैरत इनमें कोई नहीं है, उनको रोक सकते नहीं। इस तरह गैरत नहीं जिस तरह एक गुंडा किसी के घर में घुस जाए, वो किसी को भी छेड़ दे, वो गरीब आदमी जो ना बगैरत आदमी चुप करके बैठा है। गैरतमंद आदमी तो उसको बेशक उसकी जान चली जाए, वो इसकी परवाह नहीं करता कि ठीक है एक ही दफा जाएगी ना, इस 100 साल की जिंदगी से बेहतर है मर जाना बेहतर है, लेकिन गैरत के साथ। ये लोग, इन लोगों में गैरत नहीं है बुनियादी तौर पे, में ये बात। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आसिफ साहब, जमशेद साहब का पूछना था कि सुन लिया जमशेद साहब का जो पूछना था, मैं अर्ज करता हूँ। जी 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 प्लीज। पहली बात उन्होंने की कि सिंध की तकसीम की जो बात है वो सिर्फ कराची और हैदराबाद के लोग कर रहे हैं, बाकी सिंध तो नहीं कर रहा। ठीक है। तो मेरे भाई बोला भावलपुर की बात भी सिर्फ भावलपुर के लोग कर रहे हैं, रायगढ़ में उसके लिए भी जुलूस कोई नहीं निकले, और हजारा की बात भी सिर्फ हजारा में हो रही, जाती उमरा में वो बात भी नहीं हो रही। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि कराची और हैदराबाद के लोगों पर एटम बम मारने फिर अगर उनकी कोई हैसियत नहीं। और चौथी बात ये कि आपने इन्होंने फरमाया कि एमक्यूएम दुश्मन के हाथों में खेल रही है और इसलिए उनको हक नहीं दिया जा रहा। तो आप ठेकेदार हैं स्कूल के, एमक्यूएम लोगों ने वोट दिया है, वो पूरी की पूरी गद्दार नहीं हो सकती है। गद्दारी की नफसियात से बाहर निकल आए। जीएम सैयद गद्दार, वली खान गद्दार, भुट्टो गद्दार, बाचा खान गद्दार, फलां गद्दार, अताल मुल्क नेंगल गद्दार, नवाब मुफ्ती गद्दार। ये रायविंड में उम्र वतनी के सर्टिफिकेट तकसीम करना बंद कर रहे हैं खुदा के लिए। और एमक्यूएम की जहां तक उन्होंने ये बात की कि एमक्यूएम को इसलिए रोका जा रहा है कि वो मुल्क दुश्मन है और बाहर के लोगों के हाथों में, तो बाहर के लोगों के हाथों में कौन खेल रहा है वो हमें पता है। उनसे जब लोग जेल में जाते हैं तो कौन से हाथ लोगों को जिंदा ले जाते हैं, कौन से हाथ उनको वापस लाते हैं, कौन से हाथ उन्हें कहते हैं कि वापस चले जाओ लेकिन तुमने पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनना। ठीक है। कौन से हाथ हमारी सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, सारे लोगों को पता है। माफ कर दो एमक्यूएम को। अच्छा। और इन्होंने पता नहीं कौन सी, हाँ इन्होंने गैरत की बात की। ये गैरत की बात इन्होंने बहुत अच्छी की, इनको अच्छे डायलॉग बोले, स्टूडियो में खड़े होकर बोलते तो शायद इससे भी अच्छे जाते। ठीक है। गैरत फॉरेन पॉलिसी में, गैरत नाम की कोई चीज नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी में कैलकुलेशंस होती हैं आपकी। आप 4 दिन बिजली नहीं मिलती तो आप सारे गैरतमंद टीपू सुल्तान सड़कों पर आकर रोते हो कि बिजली कहाँ से दें भाई, अमेरिका से भीख लेके बिजली देंगे ना आपको। ठीक है। बाकी अगर अवाम गैरतमंद होती तो ये हुक्मरान आपके सर के ऊपर ना सवार होते। अवाम क्या सपोर्ट देते हैं? मुझे पीपल्स पार्टी के वजीरों बारे में परेशान ना हो, यही अवाम को वोट देते हैं, यही जैसे अवाम है वैसे ऊपर आका बैठे हुए हैं। रातों रात में टीपू सुल्तान नहीं बना जा सकता मेरे भाई। फॉरेन पॉलिसी बड़ी सोचने समझने वाली चीज है। फॉरेन पॉलिसी अंडर मैट्रिक लोग नहीं उसको सॉल्व कर सकते। जी आसिफ साहब हमारे साथ लाइव कॉलर एक मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुलाम रसूल फारूकाबाद जी फारूकाबाद से गुलाम रसूल साहब, जी फरमाइए। जी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जैसे हमें वैसे हुक्मरान बैठे हैं। जी जी। हुक्मरान तो जालिम है, इस वक्त हम जालिम है। हुक्मरान ने वो अभी जो कजाकों को छुड़ाने के लिए, कजाकों से मुसलमानों को छुड़ाने के लिए वो पायलट को, ठीक है, रियाज को, उसको कह दिया 10-11 करोड़ रुपया तुम दे दो रियाज को। ठीक है। मतलब रियाज को कह दिया। ठीक है। सदर गरीब आदमी है ये, ठीक, तारी ने उसको कह दिया है। ये खुद गरीब आदमी, पता नहीं हमें उसको अंडर प्रेशर क्या करके कराया है या कैसे कराया है। ठीक है। सरकारी के पास पैसा नहीं है। सही यार क्यों ये जालिम बन गए ये लोग, इतने जालिम क्यों बन गए? अपने पास से पैसा नहीं दिया, तो मतलब रियाज को आगे कर दिया, उसको अंडर प्रेशर करके लिया होगा पैसा। मेरे ख्याल में उसको ब्लैकमेल करके लिया होगा, वैसे नहीं लिया होगा उसने, रजामंदी से नहीं उससे लिया होगा। गुलाम साहब और कुछ कहना चाहेंगे? जरदारी साहब भी गरीब आदमी नहीं है और मियां नवाज शरीफ साहब गरीब आदमी नहीं है और इमरान खान साहब भी 100 कनाल की जगह पर है, गरीब आदमी वो भी नहीं है। तो अगर मलक रियाज ने पैसे दिए हैं और उस पैसों से आपको प्रॉब्लम है तो आप चंदा, ये मेरे भाई चंदा इकट्ठा कर देना, ये बैठ जाना सड़क के ऊपर कि मैं गुमशुदों के लिए, मुखवी लोगों के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। कितने पैसे दिए इन्होंने? एक घर तो इनका भी होगा, 20-25 लाख तो ये भी अफोर्ड कर सकते हैं अगर मलक रियाज ब्लैकमेल होकर उस पैसे दे रहा है। जरदारी नहीं दे रहा तो नवाज शरीफ भी नहीं दे रहा। जाती उमरा की भी बड़ी जागीर है, शुगर मिलों में से भी बड़ी प्यारी प्यारी चीनी निकलती है
और बड़े अमीर लोग हैं यहाँ पर। इस्फंदियार वली भी कोई गरीब आदमी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी माशाल्लाह खासे आसूदा आदमी है। तो जो दे रहा है खुदा का खौफ करो, जो दे रहा है उसकी तहसीन करो। अगर उससे नहीं लेने तो फिर खुद सड़क पर आ जाओ, फिर तुम बकर सिद्दीक की तरह अपना सारा माल रख दो सड़क के ऊपर, कहो कि मैंने अल्लाह की राह में दे दिया। नहीं तो उमर फारूक की तरह आधा माल दे दो, नहीं तो फिर चुप कर जाओ। अच्छा आसिफ साहब, अगर पार्लियामेंट में जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी नहीं बन रही और पार्लियामेंट अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है उसका भी एहतराम नहीं है, तो ऑपोजिशन अब तक इस्तीफे क्यों नहीं देती? अपोजिशन इस तनख्वाह पे खुश है? कौन सी अपोजिशन है यार, ये स्मिथ से निकल आए आप। ये हुक्मरान है, ये अपोजिशन नहीं है। पंजाब 60% है आपका, ठीक। तो ये बंद खाओ और खान खाओ है, ऊपर से हम आपके खिलाफ बोलते रहेंगे, बाकी हम आपके साथ। अच्छा, दूसरा कल JUI की जानिब से उनकी हमायत से खुर्शीद शाह चीफ इलेक्शन कमीशन तैनाती कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि नून लीग इसलिए इस्तीफे नहीं दे रही कि इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये चाह रहे हैं, तो ये भी मामला जो है ये तो खटाई में पड़ता नजर आता है, क्योंकि हुकूमत की मर्जी का चीफ। बात सुने, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, आपकी उसमें नून लीग की सारी गैर फिकारिया सियासत आपको समझ आ जाएगी। जी जी। नून लीग ने आज तक सियासत का टोकरा उठा के रखा, सियासत में उसूलों का, कि हम उसूल पसंदी की सियासत करते हैं, ठीक है। अब नून लीग ने काफ के लोग भी लेना शुरू कर दिए, अब नून लीग की हम ख्यालों से भी बात होना शुरू हो गई, और ठीक है नवाज शरीफ से ये कहा और वो कहा, इसका मतलब है कि राब्ते बहाल हो गए। आप देखिए, ये जो उसूल पसंदी का टोकरा आप पिछले कुछ सालों से उठाए रखा, ये क्यों उठाए रखा, इसको समझें। ना नवाज शरीफ साहब के ख्यालात तब्दील हुए हैं, ना नवाज शरीफ साहब का मजाज तब्दील हुआ है, ठीक है। मसला ये था कि सऊदी अरब का प्रेशर था कि हम आपको वापस तो भेज रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट का ऐसा नहीं बन सकते, ठीक है। तो जब इन्होंने देखा कि हम पार्लियामेंट का ऐसा नहीं बन सकते, जब इन्होंने देखा कि हम वज़ारत उज़्मा के खेल की उम्मीदवार नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि चलो ये जो 3-4 साल है ये जरा उसूलों की सियासत कर लेते हैं। अब जब इनके ऊपर वो शर्त खत्म हो चुकी है, अब जब अगले इलेक्शन में ये वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं, अब जब अगले इलेक्शन में सऊदी हमारे भाई इनके ऊपर ये प्रेशर भी नहीं डालेंगे कि आप कौमी असम्बली में मर जाओ, इसलिए अब सारे उसूलों को तलाक दे रहे हैं ये लोग। अब मुस्लिम लीग हम ख्याल भी इनको अच्छी लग रही है, अब तो काफी आदमी है वो भी इन्होंने वापस लेनी शुरू कर दी है। तो ये है इनकी उसूली सियासत। ये उसूली सियासत का ताल्लुक असल में खादिमुल हरमैन शरीफैन की सरजमीन पाक से आने वाले दबाव का नतीजा था। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ लाइव कॉलर एक मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी कौन साहब? जी रफीक भट्टी बोल रहा हूँ, डोंगा बोंगा से। जी डोंगा बोंगा, जी फरमाइए। जी मेरा आपसे साथ सवाल है कि वो अगर वो अपने नवाज शरीफ साहब से पैसे मांगते तो वो 25 करोड़ के 16 करोड़ के बजाय 32 करोड़ रुपए दे देते। वो गरीब नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने जरदारी साहब से पैसे मांगे और उन्होंने मतलब रियाज से मतलब जैसे भी दिलवाए वो उन्होंने उससे दिलवा दिए। अगर वो नवाज शरीफ साहब से पैसे मांगते तो वो जरूर दे देते। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस ठीक है, थैंक यू। जी आसिफ साहब डोंगा बोंगा से आपके सवाल पे उन्होंने सवाल किया है कि मुझे भी पता चला है कि शायद वो अब जिन्होंने अगवा किया उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब के पैसे हमें चाहिए, नवाज शरीफ साहब के पैसे नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई कि उन्होंने मांगे नहीं? नवाज शरीफ साहब अखबार नहीं पढ़ रहे, उनको नहीं पता कि बच्ची रो रही है उसका बाप अगवा है, वो खुद आगे बढ़कर पैसे नहीं कर सकते थे। बच्ची आ जाते, एक आदमी भीख लेकर जाती उम्र में जाता और कहता कि खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। नहीं आसिफ साहब, बच्ची ने भाई वो देख रहे हैं कि मुल्क में बच्चे बच्चियां अगवा हो चुके, उनको पैसे चाहिए, वो खुद आगे बढ़कर दे देते पैसे। ये क्या बात हुई? जी आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद थे, सीनियर तजकियाकार और सीनियर दानिश्वर रॉयल न्यूज़ के एंकर पर्सन, भी बड़ी तफसील से डिटेल से बता रहे थे। और मामला वहीं का वहीं है कि नेटो सप्लाई जब बहाल होगी तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा। अपोजिशन जमातें जो हैं उनका ये कहना है कि अपोजिशन, जिन्हें फ्रेंडली अपोजिशन का खिताब भी दिया जाता है, कि इमरान खान के साथ रब्ता भी करेंगे, जमात इस्लामी के साथ रब्ता भी करेंगे और पूरी एक मूव बनाएंगे, मूव बना के। और इसके अलावा दिफा पाकिस्तान कौंसिल जो है उसका कहना है कि हम जो नेटो कंटेनर्स हैं उन्हें खुद से रोकने की कोशिश भी करेंगे। एक पूरी मूव बनेगी, उस मूव के नतीजे में मुल्क क्या उस मूव का मुतहम्मल हो सकता है और यूनिटी कहाँ जाएगी और फिर पार्लियामेंट जो है वो कहाँ है और फिर फॉरेन पॉलिसी कहाँ बनती है। ये सारे बड़े अहम सवाल हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर एक मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से चौरी कफील बात कर रहा हूँ। जी चौरी साहब फरमाइए। मैं पूछना चाहता हूँ ये जरदारी साहब हमारी जान छोड़ेंगे कि नहीं? अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? इसी सिलसिले में ये मुल्क देखे कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। मतलब ना कहीं किसी को कुछ खाने को महंगाई इतनी बढ़ गई है, जलसे जुलूस है, ना कोई काम है, ना कोई कारोबार है, बेरोजगी दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौरी साहब। हमारे साथ लाइव कॉलर थे
उनका ये कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी से गिला कर रहे थे। उनका कहना था कि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हालात को प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया, ये अवाम का कहना था। आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज की अहम जो स्टेटमेंट थी उस पर भी हमने बात की। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पंजाब के जितने मर्जी सूबे बनाएं, जो सिंध की तकसीम है उसकी हम बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंध की तकसीम की राइट उन्हें ही हासिल है जो सिंध में रहते हैं, और जो सिंध की आवाम है अगर वो चाहें तो वहाँ सूबे, अगर उन्हें लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर या किसी भी बुनियादों पर वो सूबा चाह रहे हैं तो एक प्रॉपर उसका आइन इजाज़त भी देता है और आइन के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट भी है, उसे फॉलो करके वो बनाया जा सकता है। दूसरा अहम तरीन इशू ये है कि नेटो की सप्लाई जो है उसका क्या बनेगा। जी हमारे साथ सऊदी अरब से लाइव कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मोहम्मद पना बोल रहा हूँ मक्का मुकरमा से। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ जितना आवाम को ये आसिफ जरदारी ने दिया किसी बादशाह ने आज तक नहीं दिया। अच्छा, और पहले भी ये महंगाई था, अभी भी महंगाई चल रही है। ठीक है, ये बादशाहों का कसूर नहीं है, जो नीचे वाले तबके वाले लोग हैं ना उनका कसूर है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे। बस यही कहना था कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ अच्छा है तो जरदारी है, ये बादशाहों का कसूर नहीं है, जो नीचे लोग हैं ना उनका कसूर है। बादशाह तो दे लेकिन नीचे वाले लोग नीचे गरीबों को नहीं दे रहे ना, वो खुद अपना हड़प कर रहे हैं, अपने जेब में खुद डाल रहे पैसे, बस गरीब ऐसे ही रो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमें भी दुआओं में। बिजली की बात है, बिजली का जो बिजली का ये जो लोड शेडिंग है ये हमारा आवाम का कसूर है। ठीक है, ये लोगों को बिल देते नहीं है तो कसूरवार बादशाह को ठहराते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मक्का मुकरमा से लाइव कॉलर थे। उनका कहना था कि बिजली, पानी और गैस जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, आवाम की सेहत के लिए भी ज़रूरी हैं और जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं उनको भी फ़िल वक्त पूरा नहीं किया जा रहा। अहम तरीन इशू ये है कि नेटो सप्लाई जब बहाल हो जाएगी उसके बाद मामला किस तरफ जाएंगे, और आवाम जो है उसका रद्दअमल जो है वो बिल्कुल सेंटीमेंट उनमें यही पाया जाता है। एक तो अमेरिका मुखालिफ दुश्मनी जो है वो आवाम में सेंटीमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा ये होगा कि खुदकुश धमाके और बम धमाके जो रुके हुए हैं, अंदेशा है बहुत ज़्यादा कि वो भी शुरू हो जाएंगे, और फिर हुकूमत और आवाम जो है उससे किस तरह नबर्द आजमा होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर भी बात हम करेंगे। हमारे साथ लाइव कॉलर एक मौजूद हैं, शायद उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। दूसरा नाज़रीन आपको बताते चलें कि नेटो सप्लाई की बहाली जो है और दुश्मन को ताज़ा दम करने की और सियासी खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन का भी ये कहना है कि सारी जो अपोजिशन जमातें हैं वो अगर कलेक्टिवली मिल भी जाएँ तो फिर भी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक रेजोल्यूशन यूनानिमसली भी पास हो गई है। दूसरा एक अपडेट इसमें यह भी है कि असलहे की जो सप्लाई है उसके बारे में मामला जो है वो कटाई में पड़ते नजर आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, आसफ बाबू जी, लाहौर मेडिकल स्कीम से। जी फरमाइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो नेटो सप्लाई खोल रहे हैं, जी ये दोबारा कोई नया एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा कि अगले जो 5 साल आने वाले आपकी हुकूमत होगी तो उसके मुताबिक ये कुछ सारी प्लानिंग हो रही होगी इंग्लैंड में बैठ के? अच्छा, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये कहना चाहें इनको खुदाया कुछ ना दें, बत्ती दे दे, सुई गैस दे दे, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए और अपने बच्चों को रोटी खिलाएं। बहुत शुक्रिया आसिफ। के रिस्क हलाल, इनको खुदाया बस शर्म दिला दो, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। आवाम के जज्बात नेटो सप्लाई के हवाले से एक ही नुक्ता नज़र है कि नेटो सप्लाई कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, और सलाला चेक पोस्ट पर जितने भी शोहदा थे उनका खून जो है वो रायगा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे मुबस्सिरीन का ख्याल था कि नेटो सप्लाई बंद ही नहीं करनी चाहिए थी, और अगर बंद की थी तो फिर खोलना नहीं चाहिए थी। लेकिन ये है कि हुकूमत की जानिब से प्रॉपर अमेरिका को ये भी कहा गया था कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो हम शायद नेटो सप्लाई खोल दें, लेकिन माफ़ी के मामला भी इल्तवा का शिकार हो गए और माफ़ी मांगी भी ना गई प्रॉपर। और अब ये है कि 48 ममालिक का जो प्रेशर है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डाल दिया गया, और फिर गवर्नमेंट जो है वो मिल बैठी अस्करी क़यादत के साथ, और नेटो सप्लाई की बहाली का फ़ैसला तो कर लिया गया है। अब देखिए अपोजिशन इसमें रोल क्या अदा करती है और मीडिया का रोल क्या रह जाता है, और आवाम इसमें किस तरीके से रिएक्शन करती है। अगर जुडिशरी रिस्टोरेशन के लिए आवाम बाहर आ सकती है और एक लॉन्ग मार्च जो है जुडिशरी को रिस्टोर करवा सकता है, तो एक लॉन्ग मार्च और जिस तरह तहरीर अल-सुकवार में हुआ था कि लोगों का जमे गफ़ीर जो है वो इकट्ठा हो गया था, उसी तरह लोगों का लॉन्ग मार्च जो है वो हो सकता है कि हुकूमत को अपना फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर कर दे। लेकिन बजट के लिए इन्हें बाहर से पैसे भी चाहिए, इस वजह से मामला जो है उसी तरह दिखाई देते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर एक मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं हबीबुल्लाह बात कर रहा हूँ मस्कत से। जी हबीबुल्लाह फरमाइए।
सर मैं पाकिस्तान में जो इंतजार हो रहे हैं, मतलब जो परेशान हो रहे हैं, सारे अवाम परेशान है। जी जी मेरा एक तजवीज़ है, मैं पेश करना चाहता हूँ। जी जी, फरमाइए फरमाइए। जी, हम एक माँ बाप की औलाद होने के नाते सारे इंसान आपस में रिश्तेदार हैं। इसलिए इंतजार की जगह इत्तेहाद व इंसाफ व बराबरी व आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना है। ठीक है ठीक है, पूरी दुनिया में बराबरी व इत्तेहादी जमहूरियत की ख्वाहिश करना है, ठीक है साथ आयद करना है। तमाम मुंतखब नुमाइंदों को फौरन हुकूमत में शामिल करवाना है। ठीक है रिटायर्ड फौजी चीफ सदर को मुमलिकत बनाना है। ठीक है रिटायर्ड चीफ जस्टिस को स्पीकर बनाए। ठीक। सहाफियों की जमात को हल इख्तलाफ के तौर पर जिम्मेदारी दिलाना है। ठीक है फौज और पुलिस और सेवल मुलाजमीन को हक उम्मीदवारी का इस्तेमाल दिलाना है। ठीक है बाअवामी राय के जाने के लिए रेफरेंडम करवाना है। सेनेट के तमाम अराकीन को मजहबी उलमा के साथ लेना है। ठीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। मस्कत से हमारे साथ हबीबुल्लाह मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर दानिश्वर शहजाद बाजवा साहब ने। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी बाजवा साहब। अच्छा बाजवा साहब, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जरदारी साहब पंजाब में जितने मर्जी सूबे बनाएं, तकसीम सिंध की बात मैं नहीं करूँगा, क्या कहेंगे इस पर? इससे यही कहा जा सकता है कि नेले पे दल है। अच्छा। और ये बिल्कुल सियासत के पत्ते खेले जा रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से मियां साहब उस मूव को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरदारी साहब ने जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे के सिलसिले में एक करारदाद मंजूर करवाई थी। अच्छा। और उसके बदले में नून लीग ने पंजाब असेंबली में तो भावलपुर सूबा की बहाली की करारदाद मंजूर करवाई और अब सिंध में जाके वो सिंध के वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आप जो है ना वो हम सिंध की यूनिटी के हामी हैं, चूंकि कौम परस्तों को साथ मिलवा रहे हैं। डॉक्टर कादर मक्सी और वो जो मुमताज भुट्टो भी थे, मुमताज भुट्टो और इस तरह के दूसरे लोगों को साथ मिला रहे हैं जो जो सिंध की यूनिटी की बात करते हैं। ठीक। तो ये अट्रैक्टिव ना है सिंध। ठीक है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर फैसलाबाद से भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अब्दुल कयूम बोलो भाई। जी अब्दुल कयूम साहब फरमाइए। सर जी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो अगर ये सप्लाई की बातें कर रहे हैं जी जी। तो ये कभी भी खोलनी नहीं चाहिए। अच्छा। इसलिए क्योंकि हमारे जो उधर चकलाला जो उधर फौजी शहीद हुए हैं, कहते हैं कि एक किसी ने एक का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ठीक है। ठीक। ठीक है ना। तो ये हमारी हुकूमत के आगे भी दरख्वास्त है कि उनको कभी भी नहीं इनकी बात को मानना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। अच्छा बाजवा साहब, आप ये फरमाइए कि नवाज शरीफ साहब का एक और स्टेटमेंट था, उनका कहना है कि इक़्तिदार में आकर बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को भी वो पकड़ेंगे। ये भी वो सिंध में कह रहे हैं। अच्छा। सिंध में जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और ये उनका वो चूंकि सिंध बड़ा वीक पॉइंट था नून लीग का, और पिछले कुछ 5-6 महीने से नवाज शरीफ मुसलसल सिंध में जा रहे हैं। और जब से गौस अली शाह को उन्होंने वहाँ का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया है, वो काफी एक्टिव हो गए हैं। बड़े इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स उनके पास आते जा रहे हैं। वो नून लीग चाहती है कि सिंध में से को 5-6-7-8-10 सीटों के करीब वो कहीं से निकाल लें। और वो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं जो पिछली दफा काफ लीग में थे। तो वो जैसे उन्होंने हम ख्याल लीग के साथ वो इत्तेहाद किया है, तो वो अरबाब गुलाम रहीम साहब हैं, या पट्ठा में जाएंगे तो वो शराजीज हैं, गोटकी में जाएंगे तो माहर हैं। इसी तरह ये मुजफ्फर एहसानी के पास कल गए हैं। ये जो है ना उनके जरदारी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं सराज दुरानी साहब। ठीक है। ये उनके इमीडिएट मुखालिफ हैं ये मुजफ्फर एहसानी साहब। तो इस तरह जो है ना ये वो नवाज शरीफ साहब अब पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आइंदा इलेक्शन में कैंडिडेट्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और सिंध में उनका वीक पॉइंट था, उनकी कमजोर विकेट थी, जिस पे अब वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये फरमाइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिपेंडेंट क्या नसीब हो जाएगा इस कौम को, आपका क्या ख्याल है? बहुत दुआ कर सकते हैं। अच्छा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन अभी कैद पर रजाल का जमाना नहीं आया हमारे मुल्क में। बड़े अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो फोर्सफुली काम कर सकते हैं। यहाँ पर 2-4 जुल्फकार चीमा चाहिए, और जो गुजरांवाला को भी बिल्कुल पुरअमन बना सकते हैं और शेखुपुरा रीजन को भी बिल्कुल पुरअमन बना।
ठीक है, जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथ ही। हमारे साथ एक लाइव कॉलर लोग इस तरह के पड़े हुए हैं जी, हमारे साथ लाइव कॉलर भी, उनको इख्तियार दें तो आपको करके दिखाएंगे जी। लाइव कॉलर मौजूद है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सैफुल्लाह बात कर रहा हूँ। सफाद भाई क्या हाल है? जी सैफुल्लाह फरमाइए। अब अपने अपने सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है, अगले इलेक्शन की, और इनको वहाँ नेटो सप्लाई की इधर उधर की कोई फिक्र नहीं है इनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात भाई जी जी फरमाइए, फरमाइए। अच्छा बाजू साहब, आप ये फरमाइए कि नेटो सप्लाई की बहाली का तो फैसला मुमकिन तौर पर हो चुका है, इसके बाद के हालात आप किस तरह देख रहे हैं? नेटो सप्लाई फ़र्ज़ कीजिए बहाल हो जाती है, ऑपोजिशन पंजे तेज़ किए बाहर है, सड़कों पे भी आएंगे, आपस में ये कोलेशन भी करेंगे, फिर क्या होगा? सारा क्या मंजर कशी देख रहे हैं आप? असल में फाद इसको थोड़ा सा ना आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। ये जो नेटो सप्लाई है ना, एक्चुअली अब इससे सप्लाई कोई चीज नहीं जानी, अब वापसी शुरू होनी है। ये उनको ज्यादा फिक्र ये है कि जिस मुल्क में हम फंस गए हैं वहां से इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल के लेके जाना वो सिवाय पाकिस्तान के रास्ते से मुमकिन ही नहीं है। और बदबख्ती देखें हमारी कि हम पिछले 10 साल से ये सप्लाई दे रहे थे, अपना पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाया उनसे, अमन अमान की सूरत हाल तबाह करवाई, और 1 रुपया नहीं लिया। कल हमारी वजीर खारजा बड़े मासूमाना अंदाज में हमें बता रही थी कि हमने ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं नेटो को। बाजू साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे पास इस वक्त, वो भी नाज़रीन को हम बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स केस के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है। रिहा होने वाले जितने भी अफराद थे उनकी ज़मानतें ज़ब्त कर ली गई हैं, और ये सारे केस जो था, सारे का सारा केस जो है नैब को मुंतकिल कर दिया गया है, और चेयरमैन नैब को हदायत की है कि इसकी कड़ी जो है इसे प्रॉपर तरीके से प्रोसीड भी किया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी किया जाए और इस मामले को देखा और जांचा भी जाए। अच्छा बाजू साहब, आप ये फरमाइए कि अब नेटो सप्लाई की बहाली जो है ये तो पॉपुलर फैसला तो नहीं है, लेकिन लेना पड़ा है हुकूमत को, और कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही फैसला करती। मजे की बात ये, तो फिर फैसला इसका मतलब है पार्लियामेंट नहीं कर रही? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हालात की मजबूरी है। मैं कहता हूँ सैयद मुनव्वर हसन साहब प्राइम मिनिस्टर होते पाकिस्तान के, यही फैसला करते हैं जो रात को यूसुफ गिलानी, अशफाक परवेज कियानी और आसिफ अली जरदारी ने किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अवामी फैसला तो ना हुआ, तो हुकूमत को इलेक्शन में इस तरह के फैसले भुगतने नहीं पड़ेंगे? तो देखें, ये जो हमारी खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी का वोट है ना, वो इन फैसलों से मुतासर नहीं होता। अच्छा, वो भुट्टो की कब्र को वोट देते हैं, 2-4% आगे पीछे होते हैं, बाकी उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहता है, लिहाजा उनको पॉपुलर डिसीजंस का या अनपॉपुलर डिसीजंस की इतनी फिक्र नहीं होती। वरना गवर्नेंस का ये हाल ना होता, जिसको एहतसाब का डर हो, जिसको पता हो कि अवाम में कल जाना है और अवाम जो है वो हमें पूछेंगी, तो वो इस तरह की गवर्नेंस का मुजाहरा नहीं करते। जैसा कि कल परवेज लाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जनाब बिजली तो दे लोगों को, हम किस मुंह से जाएंगे इलेक्शन में लोगों के पास, और अगर आपने बिजली ना दी तो हम तो आपके साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शहजाद बाजवा साहब, हमारे साथ दानिश्वर शहजाद बाजवा भी मौजूद थे, लाइव कॉलर्स भी मौजूद थे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी आपको, सुप्रीम कोर्ट स्टील मिल के हवाले से मुखालिफ फैसला आया, जिसमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो था वो नैब को मुंतकिल कर दिया गया, और चेयरमैन नैब को ताकीद की गई है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। रिहा होने वाले जितने भी अफराद थे उनकी ज़मानतें ज़ब्त भी कर ली गई। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।